राजस्थान के चुनावी रण की बात करेंगे, जिसमें बीजेपी ने भले ही सीएम उम्मीदवार की घोषणा नहीं की हो और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रही हो, लेकिन अब बीजेपी ने उम्मीदवारों की जो दूसरी लिस्ट है वो जारी कर यह साफ संकेत दे दिया है कि अगर राजस्थान की सत्ता को साधना है तो वसुंधरा राजे की शख्सियत को दरकिनार तो नहीं किया जा सकता। बीजेपी ने वसुंधरा राजे को झालरपाटन से सीट से उम्मीदवार बनाया है। तो बीजेपी ने मान लिया, विरोध कर रहे नेताओं को भी मानना पड़ा कि राजस्थान के चुनावी संग्राम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की शख्सियत को दरकिनार नहीं किया जा सकता। सबको बहुत धन्यवाद। राजस्थान के रण में उम्मीदवारों को लेकर 3 दिन पहले जारी हुई बीजेपी की लिस्ट को लेकर बगावत का जो धुआं उठा था, बीजेपी की दूसरी लिस्ट के साथ शांत हो गया है। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में कुल 83 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इनमें एक नाम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का है, जिन्हें झालरापाटन से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं सतीश पुनिया को अम्बेर, राजेंद्र राठौर को तारानगर से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह को चित्तौड़गढ़ से प्रत्याशी बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी के 125 योद्धा इस लोकतंत्र के युद्ध में कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस दृश्य से गायब है। कांग्रेस ने एक छोटी सी सूची जारी की है। उम्मीद तो 100% जीत की है। और नया मोर्चा क्या है, वहां पे वो यही कार्यकर्ता है, उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ लेके काम करना है। माना जा रहा है कि दूसरी लिस्ट के जरिए बीजेपी ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि टिकट बंटवारे में हर वर्ग और कार्यकर्ता का ध्यान रखा जाएगा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 10 महिलाओं को टिकट दिया गया है, वहीं 15 एससी और 10 एसटी उम्मीदवारों को भी टिकट मिले हैं। दूसरी लिस्ट में 8 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। पूर्व विधायकों को, जो वर्तमान में विधायक हैं, उनको, ऐसे सभी लोगों को पार्टी ने एक बार फिर मौका दिया। हमारे जोधपुर शहर के सूरसागर विधानसभा में से, और ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ कार्यकर्ताओं को इस तरह से मौका देकर के पार्टी काम करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए अवसर प्रदान कर। राजस्थान का चुनाव बीजेपी के नजरिए से बेहद खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। इन सभी सीटों पर 2019 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में अब बीजेपी की कोशिश विधानसभा चुनाव में जीत के साथ साथ लोकसभा चुनाव के लिए भी अपने लिए मुफीद माहौल बनाने की है। लिहाजा बीजेपी अभी से किसी भी खेमे को नाराज नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बहुमत के साथ में जीतेगी, क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार ने इन 4.5 साल के अंदर जो राजस्थान की जनता को जिस तरह से खून के आंसू रुलाने का काम किया है, और इसलिए जनता चुनाव का इंतजार कर रही थी। टिकट जारी करने के मामले में बीजेपी कांग्रेस से कहीं आगे नजर आ रही है। बीजेपी अब तक 124 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है, जबकि कांग्रेस ने अभी तक सिर्फ 33 प्रत्याशियों के नाम बताए हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी की रणनीति जल्द से जल्द उम्मीदवारों की घोषणा कर जमीन पर उतरने की है। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस जातीय समीकरणों पर है। दरअसल राजस्थान में ओबीसी वोट बैंक करीब 40% है, जबकि एससी वोटर्स की संख्या करीब 18%। एसटी मतदाताओं की आबादी करीब 14% है, जबकि सवर्ण मतदाता 19% और मुस्लिम मतदाता 9% हैं। यानी राजस्थान की सत्ता का रास्ता ओबीसी वोट बैंक के मूड पर तय करेगा। लिहाजा हर एक दल ओबीसी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रही है, तो बीजेपी महिला आरक्षण बिल के आसरे चुनाव मैदान में है। लेकिन राजस्थान के रण में ओवैसी की एंट्री ने चुनावी गणित बिगाड़ दिया है। अगर 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी के खाते में सिर्फ 73 सीटें आई थीं, जबकि कांग्रेस को 100 सीट मिली थी। इस बार बीजेपी की कोशिश 2018 के आंकड़ों से कहीं आगे बहुमत तक पहुंचने की है। राजस्थान का चुनावी इतिहास भी बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है, क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल बाद सत्ता बदल जाती है, पर बीजेपी किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। बीजेपी पूरी ताकत से राजस्थान के चुनावी रण में उतरने जा रही है। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में
10 से ज्यादा रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। देखिए, बीजेपी ने वसुंधरा राजे को टिकट देकर नया दांव चला है, तो कांग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 33 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का टिकट पक्का कर दिया है। यानी कांग्रेस और बीजेपी के दोनों बड़े नेता अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया चुनावी मैदान में दिखेंगे। आज देश में लोकतंत्र खतरे में है। चुनाव कांग्रेस का और देश का भविष्य तय करेगा। गहलोत साहब जो बोल रहे हैं कि कुर्सी छोड़ नहीं रही, सही बोल रहे हैं, कुर्सी छोड़ नहीं रही, लेकिन उसी के लिए जनता छुड़वाने के लिए आ रही है। कुर्सी के लिए राजस्थान में गदर, कौन होगा मरुधरा का सिकंदर? मोदी जी का ध्यान, भाजपा का ध्यान आपकी भलाई पे नहीं है। किस तरह से सत्ता में रहना है, किस तरह से अपने आप को मजबूत करना है, यही है उनका एकमात्र लक्ष्य और इसी पर उनका ध्यान है। प्रियंका गांधी बोलती हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। राजस्थान की लड़की क्या इंसान नहीं है? उसके परिवार के लिए आप कभी भी खड़ी हुई उनके साथ? कभी भी नहीं हुई। कभी न्याय दिलाने का प्रयास भी किया आपने? राजस्थान में बंटे टिकट, किसके सामने मुसीबत विकट? पेट्रोल डीजल में आग लगा दी, गैस सिलेंडर महंगा कर दिया, रोजगार दिया नहीं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे बीजेपी के लोगों, कान खोल के सुन लो, ये देश माफ नहीं करेगा। कांग्रेस की पहली लिस्ट आई, पायलट के लिए क्या संदेश लाई? हमेशा से इस दौसा जिले ने कांग्रेस को मजबूती दी है और संख्या बल देख लो या जनता में उत्साह देख लो, ये जिला और ये इलाका कभी पीछे रहा नहीं है। पहली लिस्ट के उम्मीदवार कितने दमदार? यही सवाल राजस्थान के हर चौक चौराहे पर लोग पूछ रहे हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट आने के बाद हार जीत की चर्चा और तेज हो गई है। उम्मीदवारों की ताकत और उनकी कमजोरी की व्याख्या शुरू हो गई है। देखिए, कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की है, इस बार काफ़ी मेहनत की हुई है लोगों ने, क्योंकि ये लड़ाई इस तरह की है कि कोई ये निश्चित रूप से नहीं कह पा रहा है कि क्या मामला है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 33 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। कांग्रेस के कई दिग्गजों के नाम के ऐलान के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। पहली लिस्ट में गहलोत और पायलट के नाम हैं। लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा, तो नाथद्वार से सीपी जोशी चुनाव लड़ेंगे। इन 33 सीटों में कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के भी दिग्गज मैदान में हैं। उन सीटों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले 33 सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर एक नजर डाल लीजिए। देखिए, तो पहली लिस्ट आई है राजस्थान में कांग्रेस की, करीब 33 उम्मीदवारों की सूची है। उसमें ज़्यादातर तो विधायक हैं जो पहले भी पिछले बार भी जीते थे, वो हैं। बड़े नेता हैं पार्टी के, अशोक गहलोत जी खुद हैं जो मुख्यमंत्री हैं, सरदारपुरा से वो लड़ रहे हैं। सचिन पायलट जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी पुरानी सीट टोंक से लड़ रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी वो नाथद्वारा से मैदान में हैं। तो कुल मिला के कांग्रेस ने उन कैंडिडेट्स को इसमें उतारा है जिनकी जीतने की संभावनाएं पार्टी को लगती हैं। बीजेपी अब तक 124 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक 33 प्रत्याशियों को ही मैदान में उतारा है। बीजेपी वसुंधरा के चेहरे की जगह सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में है, जबकि कांग्रेस गहलोत की अगुवाई में फिर से मरुधरा जीतने की कोशिश कर रही है। कुर्सी तक पहुंचने के लिए दोनों तरफ से दिग्गज मैदान में है। कांग्रेस की पहली सूची जारी होने के बाद उनमें से 18 सीटों पर जोरदार मुकाबले के संकेत है। बल्कि राहुल जी तो एक बार ये बोल चुके थे कि भाई कांग्रेस, जैसे लगा था कि उनको कांग्रेस को राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि शायद वो न जीत पाएँ, तो उस लिहाज से जो कोशिशें कांग्रेस की की गई है, जैसे गहलोत जी और सचिन पायलट में सार्वजनिक रूप से अब जिस तरह दोस्ती दिखाई जा रही है कि नहीं, कोई दोनों में कोई इस तरह का गुटबाजी नहीं है, मतभेद नहीं है, तो ये जो लिस्ट आई हुई है बहुत सोच समझ करके कोई
ठीक काफ़ी इस पे ध्यान दिया गया है। 33 प्रत्याशियों की लिस्ट में 32 नाम पुराने हैं। पायलट गुट के 4 नेताओं को टिकट मिला है। बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए ललित यादव को मुंडावर से टिकट मिला है। 33 में 4 सीटें एससी के लिए और 4 सीटें एसटी के लिए हैं। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 8 महिलाओं को टिकट दिया है। अब सवाल है, क्या कांग्रेस इन उम्मीदवारों के भरोसे राज बदलने का रिवाज बदल पाएगी? क्या कांग्रेस ने अपने सबसे मजबूत सैनिकों को मैदान में उतारा है? सभी समुदायों को, सभी तरह के वर्गों को कोशिश की गई है संतुष्ट करने की, उनको टिकट दिए गए हैं और कोशिश यही है कि किसी तरह की पार्टी में गुटबाजी न हो, भीतरघात न हो और ये भी कोशिश की गई है कि असंतुष्ट ज़्यादा लोगों के टिकट भी नहीं काटे गए हैं ताकि असंतोष बढ़े पार्टी में। 2018 के विधानसभा चुनाव में गहलोत ने इन्हीं चेहरों के दम पर वसुंधरा सरकार को सत्ता से हटा दिया था। 100 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि वसुंधरा के नेतृत्व में बीजेपी को 73 सीटें ही मिली थी। इस बार वसुंधरा राजे बीजेपी का चेहरा नहीं है, लेकिन सियासत में उनकी पकड़ आज भी मजबूत है। वो भी मैदान में उतरकर कांग्रेस को चुनौती दे रही हैं। 2018 का बदला लेने के लिए हर जुगत लगा रही हैं। जो प्रथम दृष्टया ये जो सूची है ये काफ़ी अच्छी और मजबूत लगती है और अभी तक इस सूची के बाद किसी तरह की वैसी खबर भी नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि पार्टी जो बेहतर उम्मीदवार दे सकती है थी पहली सूची में, उन्होंने दिया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव विकास के साथ साथ जातीय समीकरण पर भी लड़ा जाता है। राजस्थान में ओबीसी 40%, एससी 18%, एसटी 14%, सवर्ण 19% और मुस्लिम 9% है। गेम चेंजर जातियों की बात करें तो जाट 12%, गुर्जर 9%, राजपूत 9%, मुस्लिम 9%, ब्राह्मण 7%, मीणा 7%, माली 4% और वैश्य 3% के करीब हैं। राजनीति में असर रखने वाली यही जातियां समीकरण बनाती हैं और बिगाड़ती भी हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस धीरे धीरे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही है। इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। टिकट की लाइन में लगे नेता बेचैन हैं। जिनका नाम फाइनल हो जा रहा है वो खुश हैं, लेकिन जिन्हें टिकट नहीं मिला है वो कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब तक देश में एक गरीब ऐसा है जिसके पास गैस कनेक्शन नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं है, सरकार चैन से नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी रास्ते पर चलकर 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। उन्होंने ये भी कहा कि इसी रास्ते पर चलकर भारत गरीबी भी दूर करेगा और विकसित भी बनेगा। आज भारत जो कुछ भी कर रहा है वो मेगा स्केल पर कर रहा है। जब तक देश में एक भी गरीब ऐसा है जिसके पास गैस कनेक्शन नहीं, बैंक अकाउंट नहीं, पक्का घर नहीं, आयुष्मान कार्ड नहीं है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। भारत से गरीबी दूर करने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसी रास्ते पर चलकर 5 सालों में ही 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत गरीबी भी दूर करेगा और विकसित भी बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। पहले चंद्रयान, फिर सूर्ययान और अब गगनयान। ये सफलता की वो कहानी है जिसे इसरो ने अपनी कड़ी मेहनत से लिखा है, क्योंकि डर के आगे आसमान है। ये आज इसरो ने गगनयान की टेस्टिंग फ्लाइट की लॉन्चिंग से बता दिया है, क्योंकि जिस मिशन के दम पर इसरो अंतरिक्ष पर हिंद का डंका बजाना चाहता है, ये उसकी सफलता की पहली सीढ़ी थी जिसे उसने पार कर लिया है। Ten, 9, 8, 7. I'm very happy to announce the successful accomplishment of the TVD-1 mission. पहले चंद्रयान, अब गगनयान, सफलता के शिखर पर हिंदुस्तान। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं
छोटा रॉकेट, बड़ा धमाका, अंतरिक्ष तक हिंद का पताका। हाँ और ना के बीच घबराहट के वो पल, खराब मौसम के बीच जुटा रहा वैज्ञानिकों का दल। समंदर में क्रू मॉड्यूल की लैंडिंग, मिशन गगनयान की हैप्पी एंडिंग। दुनिया से मिली बधाई, इसरो बोला अभी बाकी है फाइनल लड़ाई। Very happy to announce the successful accomplishment of the TVD-1 mission. पृथ्वी की पहली कक्षा में जाएंगे इंसान, कितना जरूरी है मिशन गगनयान। डर के आगे आसमान है। देखिए, मिशन गगनयान को इसरो ने 3 भागों में विभाजित किया है, जिसका पहला हिस्सा था मानव रहित टेस्टिंग फ्लाइट की लॉन्चिंग, जिसे इसरो ने सफलतापूर्वक पास भी कर लिया है और आसमान को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। यह मिशन चंद्रयान और सूर्ययान के बाद वो गौरव का पल है जिस पर हर भारतवासी गर्व कर रहा है, क्योंकि जिस मिशन के तहत भारत ने अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने का सपना देखा है, ये उस दिशा में पहला कदम है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. ये सफलता जुनून की हद तक की गई तैयारी का फल है, जिसने दुनिया के मानचित्र पर भारत का नाम और विराट कर दिया है। ये डर के आगे आसमान पर लिखी वो दास्तां है जिसे देखकर 140 करोड़ भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। इसरो ने मिशन गगनयान के तहत पहली टेस्टिंग फ्लाइट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इस पर मुश्किलों के बादल मंडराने लगे थे। 21 अक्टूबर की सर्द सुबह, जब ठीक से आंख खुली भी नहीं थी कि इसरो अंतरिक्ष पर मिशन गगनयान की पहली टेस्टिंग फ्लाइट की लॉन्चिंग में जुटा था, लेकिन मौसम दुश्मन बनकर खड़ा था। इसरो पहले सुबह 8:30 बजे श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट लॉन्च करने वाला था, लेकिन तकनीकी खामियों का ऐसा तूफान आया कि लॉन्चिंग को कुछ देर के लिए टालना पड़ गया। 9 बजे के करीब काउंटडाउन फिर से शुरू हुआ। इसरो में हर किसी के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन आखिरी 5 सेकंड पर यह फिर से रुक गया। पर इसरो के वैज्ञानिक लगे रहे और जितनी भी खामियां थीं, सबको दूर कर लिया गया। जब 10 बजे मिशन गगनयान की पहली टेस्टिंग फ्लाइट का सफल काउंटडाउन शुरू हुआ तो वैज्ञानिकों के चेहरे खिल उठे। सुबह खराब मौसम था, लेकिन 10 बजे तक धूप खिल चुकी थी। 10, 9, 8, 7. इसके बाद इसरो के मिशन से घोषणा होती रही। स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए दिखाया जाने लगा कि 1 मिनट के बाद रॉकेट के साथ क्या हो रहा है। अब तक सभी चीजें अनुमान के हिसाब से ही हो रही थी, लेकिन जैसे ही क्रू मॉड्यूल अलग हुआ, पूरा हॉल तालियों के शोर से गूंज उठा। People are applauding. I'm very happy to announce the successful accomplishment of the TVD-1 mission. ये पूरा मिशन करीब 8 मिनट का था, जिसमें 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद क्रू मॉड्यूल को बंगाल की खाड़ी में उतारा गया, लेकिन इसके पीछे कई महीनों की मेहनत लगी थी।
the most important thing was that we wanted to test the crew escape system, how well it works, because in an eventuality when we do not expect anything going wrong, but still there are indications that suddenly something may go wrong and that may threaten the life of the traveling astronauts, then obviously they have to be detached from the main rocket. So today's experiment was from that point of view. भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का नाम है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन 2025 में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन उससे संबंधित लगातार टेस्टिंग चल रही है और उसकी सबसे बड़ी और पहली टेस्टिंग आज हुई है। यानी आज इसरो ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है इस पहले चरण को पूरा करके। इस टेस्ट उड़ान की सफलता ने मिशन गगनयान के आगे की सारी रूपरेखा तय कर दी है। अब अगले साल एक और टेस्ट फ्लाइट होगी जिसमें ह्यूमनॉइड रोबोट व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। गगनयान मिशन फाइनल का लक्ष्य है 2025 में इंसानों को पृथ्वी की निचले ऑर्बिट तक पहुंचाना, जो पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत के गगनयान मिशन का लक्ष्य है मनुष्यों को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की पहली कक्षा तक ले जाना और वहां से उनको सुरक्षित पृथ्वी तक वापस लाना। यानी ये मिशन 2025 में लॉन्च होगा और ये 3 दिन का मिशन होगा। 3 दिन ये मिशन चलेगा और इसमें 400 किलोमीटर ऊपर तक गगनयान जाएगा और पृथ्वी की पहली कक्षा में चक्कर काटेगा और उसके बाद 3 दिन में ही इसे पृथ्वी पर वापस आ जाना है, भारत की धरती पर वापस आ जाना है। इस मिशन के जरिए भारत पहली बार अंतरिक्ष में मानव भेजेगा और उन्हें सुरक्षित वापस लेकर आएगा, जो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कई बार इस मिशन में बात जान पर बनाती है। यही वजह है कि अब तक इस मिशन को सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही पूरा कर पाए हैं। ऐसे में अगर भारत का ये मिशन गगनयान पूरा होता है तो वो दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा। This is a great success in the sense that this is the first step for the Gaganyaan project. This launch proves the ability of the ISRO team. वैसे भी इसरो ने जब जब ठाना उस मिशन को पूरा करके ही दम लिया, क्योंकि चंद्रमा के जिस हिस्से से दुनिया अब तक अनजान थी उसके रहस्य से भी पर्दा हम ही ने उठाया है। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि अभी कई और मील के पत्थर रखे जाने बाकी हैं। इजराइल और हमास युद्ध से आई एक तस्वीर ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा कर रखी है। ये तस्वीर गाजा पट्टी या फिर वेस्ट बैंक की नहीं है, बल्कि ये तस्वीर इजराइल की उत्तरी सीमा पर मौजूद लेबनान में हिजबुल्लाह के ट्रेनिंग कैंप की है। खबर है कि इजराइल पर बड़े हमले के लिए हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहा है। हिजबुल्लाह ने 5000 लड़ाकों की ऐसी यूनिट तैयार की है जो कि 7 अक्टूबर इजराइल पर हमास के हमले से बड़ा जख्म दे सकती है। इस यूनिट का नाम हिजबुल्लाह ने मौत का दस्ता रखा है। चेहरे पर नकाब, बाइक पर सवार लड़ाके और हाथ में खतरनाक आधुनिक हथियार। ये लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के उन आतंकियों की तस्वीरें हैं जिन्हें डेथ स्क्वाड कहा जाता है, क्योंकि इनके पास वो हर हथियार मौजूद है जो तबाही मचा सकता है। हिजबुल्लाह ने इस टीम को मौत का दस्ता नाम दिया है, जिसमें 5000 लड़ाके शामिल हैं। हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले के लिए इन लड़ाकों को तैयार कर रहा है। हिजबुल्लाह के ट्रेनिंग कैंप की इस तस्वीर पर गौर कीजिए। यहाँ एक दीवार बनाई गई है। ये दीवार ठीक वैसी ही है जैसी दीवार इजराइल लेबनान बॉर्डर पर मौजूद है। ट्रेनिंग कैंप में आतंकी इस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और फिर आतंकी इस दीवार को तोड़कर आगे की ओर भागते हैं। सामने की ओर बनाए गए
इजरायली चौकी पर लहरा रहे झंडे को उतारकर नीचे फेंक देते हैं और वहां पर हिजबुल्लाह का झंडा लहरा देते हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि लेबनान की जमीन से इजराइल को निशाना बना रहे हिजबुल्लाह के इरादे कितने खतरनाक हैं और आने वाले वक्त में हिजबुल्लाह का प्लान क्या है। فرقكم ستدمر، علويتكم ستدمر، كتائبكم ستبدد، دباباتكم ستهدم، وتحت شاشات تلفزة، تحت الكاميرات العالم كله أنا أعدكم مجددا ستحضرون بثا مباشرا لتدمير الدبابات والفرق والألوية الإسرائيلية إذا دخلت إلى جنوب لبنان। हसन नसरुल्लाह की ओर से इस धमकी की सबसे बड़ी वजह यही है कि उसके लड़ाके युद्ध के लिए तैयार हैं, जबकि इजराइल हमास के साथ जंग में उलझा हुआ है। हिजबुल्लाह के ट्रेनिंग कैंप की एक और तस्वीर देखिए। इन तस्वीरों में लड़ाके टारगेट हिट कर रहे हैं, लेकिन टारगेट पर जो तस्वीर है वो इजराइल के मैप के बीचों बीच बना निशान है, जो कि साफ संकेत है कि हिजबुल्लाह के टारगेट पर कौन है। बाइक पर सवार लड़ाके हों या आतंकी संगठन के रॉकेट, मशीन गन और या फिर मिनी ट्रक पर मौजूद मिसाइल लॉन्चर, हर एक निशाने पर इजराइल है। لمجاهدي المقاومة الإسلامية كونوا مستعدين ليوم إذا فرضت فيه الحرب على لبنان قد تطلب منكم قيادة المقاومة السيطرة على الجليل। तस्वीरें गवाह हैं कि लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह हमास से कहीं ज्यादा खतरनाक है और उसके इरादे इजराइल की बेचैनी बढ़ाने वाले हैं। इस बेचैनी की वजह ये तस्वीरें हैं। हिजबुल्लाह की डेथ स्क्वाड की ट्रेनिंग का तरीका देखिए। दो लड़ाके एक दूसरे के सामने खड़े होकर निशाना लगा रहे हैं, वो भी बिना डरे। ऐसी ट्रेनिंग शायद ही किसी देश की सेना में होती होगी। चिंता की बात यह है कि लेबनान के इस आतंकी संगठन के पास किसी भी दूसरे आतंकी संगठन के मुकाबले कहीं ज्यादा अत्याधुनिक हथियार हैं। हिजबुल्लाह के पास मिसाइलों का जखीरा मौजूद है, जिनके जरिए वो इजराइल को निशाना बना रहा है, इजराइल के टैंक और ठिकानों पर हमला कर रहा है। यही नहीं, इन मिसाइलों के जरिए हिजबुल्लाह समुद्र में मौजूद युद्धपोत को भी निशाना बना सकता है। दावा है इजराइल का कोई भी हिस्सा हिजबुल्लाह की मिसाइलों की पहुंच से बाहर नहीं है। نحن نستطيع هذا الشمال وقد ما بدهم زمن وكل المعلومات عن كل الأهداف هون كل هذا موجود هون، لكن النقطة الأهم اللي بدي أحكيها هي هذا الشريط الساحلي. بشوف أنا حابب أقدم هذا الشيء للرأي العام ليعرفوا قديش إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت. शायद यही वजह है कि दक्षिण पश्चिम में गाजा पट्टी के साथ साथ लेबनान बॉर्डर पर इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जरूर कर रहा है, लेकिन आमने सामने के युद्ध से बच रहा है, जबकि हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को भड़काने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अब तक इजराइल की ओर से लेबनान की जमीन पर आसमान से हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है, लेकिन अगर हिजबुल्लाह के हमले जारी रहे तो फिर गाजा पट्टी के साथ साथ लेबनान बॉर्डर पर भी भीषण युद्ध शुरू हो सकता है। इजराइल के साथ लेबनान की करीब 130 किलोमीटर लंबी सीमा है। इस सीमा पर पिछले कई दिनों से संघर्ष जारी है। दोनों तरफ से लगातार एक दूसरे के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और इस बीच इजराइल ने लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी तेज कर दी है। ये तस्वीर लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के उस ठिकाने की है जो इजराइल की एयर स्ट्राइक में तबाह हो गया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक इस ठिकाने का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के आतंकी आतंक फैलाने के लिए करते थे। यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन समेत दूसरे संसाधन मौजूद थे।
इससे पहले शुक्रवार को हिजबुल्लाह के आतंकियों ने बॉर्डर पर मौजूद इजरायली सर्विलांस और कम्युनिकेशन सेंटर को निशाना बनाया था, जिससे सभी उपकरण बर्बाद हो गए थे। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से ही हिजबुल्लाह भी इजराइल को लगातार निशाना बना रहा है। लेबनान से लगी सीमा पर मौजूद गांवों पर रॉकेट्स और मोर्टार से लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिन्हें देखते हुए दोनों ओर सीमा पर मौजूद गांवों को खाली कराया गया है। अकेले लेबनान में अब तक 4200 लोग सीमावर्ती इलाकों से दूर चले गए हैं। इन सभी को सीमा से करीब 15 से 20 किलोमीटर अंदर मौजूद शहरों में रखा गया है। दरअसल इजराइल और हमास युद्ध के बीच में लेबनान बॉर्डर पर नया फ्रंट खुलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उस बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजरायली सेना की एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। हालात इतने नाजुक हो चुके हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन ही नहीं बल्कि सऊदी अरब ने भी अपने नागरिकों को लेबनान से निकलने की एडवाइजरी जारी कर दी है, जो कि साफ संकेत है कि आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की तैयारियों को देखते हुए इजराइल चुप नहीं बैठने वाला है और कभी भी लेबनान बॉर्डर पर जारी संघर्ष युद्ध का रूप ले सकता है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने खुद इजराइल को ताकीद किया है कि वो लेबनान की सीमा में ना घुसे, हिजबुल्लाह के साथ युद्ध की शुरुआत ना करे। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों? इसके पीछे की रणनीति क्या है? क्या 2 फ्रंट वॉर की स्थिति में हिजबुल्लाह इजराइल पर भारी पड़ सकता है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रॉकेट, मोर्टार और ईरान के खतरनाक ड्रोन, ये लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की ताकत है। पिछले कुछ साल में हिजबुल्लाह की ताकत में कई गुना तक इजाफा हुआ है। मौजूदा वक्त में हिजबुल्लाह के पास ना तो हथियारों की कमी है और ना ही लड़ाकों की। दरअसल हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ने के पीछे ईरान से मिलने वाली मदद है, जो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। इजरायली मीडिया न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा ट्रेंड लड़ाके हैं, जो कि हर तरह के हथियार चलाने में माहिर हैं। उसके जखीरे में 1,30,000 से ज्यादा रॉकेट मौजूद हैं। हिजबुल्लाह के पास एंटी क्रूज मिसाइल्स हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल हिजबुल्लाह के जखीरे में मौजूद हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ ईरान का है। उसे हर साल ईरान की ओर से करोड़ों डॉलर की मदद दी जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल ईरान की ओर से हिजबुल्लाह को करीब $700 मिलियन की मदद की जाती है, जबकि अलग अलग कारोबार, अंतर्राष्ट्रीय क्राइम और लेबनानी प्रवासियों के जरिए भी हिजबुल्लाह करोड़ों डॉलर की कमाई करता है। बताया जाता है कि इस पैसे का इस्तेमाल हिजबुल्लाह अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए करता है। नतीजा, अब हिजबुल्लाह पूरी दुनिया के सामने बड़े खतरे के रूप में सामने आया है। ऐसे में इजराइल के सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि एक और हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल को निशाना बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डेथ स्क्वाड बड़े हमले की तैयारी में जुटी है। साफ है कि अब इजराइल के सामने दोहरी चुनौती है, क्योंकि वो पहले ही हमास के साथ युद्ध में है, तो लेबनान से लगती करीब 130 किलोमीटर लंबी सीमा पर हिजबुल्लाह उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह की रणनीति इजराइल को 2 फ्रंट वार की स्थिति में लाने की है, ताकि वो हमास के साथ मिलकर इजराइल को दोनों ओर से घेर सके। शायद यही वजह है कि अमेरिका लगातार इजराइल को लेबनान बॉर्डर पर युद्ध न छेड़ने को कह रहा है। एक तथ्य यह भी है कि 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के साथ युद्ध हुआ था। ये युद्ध 5 हफ्ते तक चला था। युद्ध में 1200 से ज्यादा लेबनानी नागरिक मारे गए थे, जबकि 100 से ज्यादा इजरायली जवान शहीद हो गए थे। लेकिन 2006 की बात थी, तब से अब तक हिजबुल्लाह की ताकत में कई गुना इजाफा हो चुका है, जो सीरिया में सिविल वॉर के दौरान नजर आया। दरअसल 2013 में सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हुई। तब हिजबुल्लाह ने
बशर अल असद सरकार का साथ दिया था। हालांकि यहां भी ईरान की भूमिका बड़ी थी, क्योंकि तब ईरान भी बशर अल असद के साथ था। सीरिया में गृह युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह ने इस्लामिक टेरर ग्रुप मसलन आइसिस, अल-कायदा समेत दूसरे संगठनों को ठिकाने लगाने में कामयाबी हासिल की। माना जाता है यहीं से हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ती चली गई। 70 के दशक में लेबनान में हुए गृहयुद्ध से जन्मा हिजबुल्लाह अब एक सैन्य ताकत बन चुका है, जिस पर वहां की सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह यमन में सऊदी अरब समर्थक सुन्नी मिलिशिया के खिलाफ हूती विद्रोहियों का साथ दे रहा है।